नया दौर स्पेशल में आज हम बात करेंगे नए नैब तरमीमी आर्डिनेंस के बारे में, जो सरकारी तौर पर तो 28 दिसंबर को जारी कर दिया गया है, लेकिन 26 तारीख को ये आर्डिनेंस सामने आया और इसके बहुत सारे वर्जन्स मौजूद थे। क्योंकि जब ये आर्डिनेंस लाया गया तो ये आर्डिनेंस काबीना के किसी इजलास और उसके फैसले की शक्ल में नहीं आया, बल्कि पीटीआई हुकूमत को इतनी जल्दी थी कि इसको सर्कुलेशन के ज़रिए सामने लाया गया। हालत यह है कि जब इजलास हुआ पीटीआई की कोर कमेटी का, तो पता ये चला कि बहुत सारे जो पीटीआई के रहनुमा, जिनमें उनके वुज़रा भी शामिल थे, उनको भी नहीं पता था कि इस आर्डिनेंस के अंदर क्या है, और जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि ज़राए अबलाग में, चाहे अखबार हों या टीवी चैनल हों, उस पर ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहीं जो कि शायद जो शुरुआती मुजवज़ा ड्राफ्ट था उसके अंदर थी, जो हतमी आर्डिनेंस था उसके अंदर मौजूद नहीं थी। बहरहाल हम उन चीज़ों पर तो गुफ्तगू नहीं करेंगे जो उस आर्डिनेंस के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि जिन पर बहस भी होती रही है, जिनमें जो रकम थी जिस पर नैब ने कार्रवाई करनी थी, 5 करोड़ से 50 करोड़ तक, जिसका कोई जिक्र नहीं है। और साथ ही ये बात कि जो हिरासत का जो अरसा है, रिमांड का, जो नैब के तहवील में, वो कोई 90 दिनों से कम करके 14 दिन कर दिया गया है, वो भी बात गलत साबित हुई। तो ये दो चीज़ें तो उसके अंदर मौजूद नहीं है। मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, हम उन्हीं से बात करेंगे। ज़ियाउद्दीन साहब, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या इस आर्डिनेंस का मतलब सियासी दर्जा हरारत को नीचे लाना है, जिस तरह से कुछ पीटीआई के लीडर्स कह रहे हैं कि देखें जी, ये तो हिज़्ब इख्तिलाफ चाहती थी तो हमने ये उनका मुतालबा पूरा कर दिया। तो क्या ये हिज़्ब इख्तिलाफ को राज़ी करना चाहते हैं आपके ख्याल में? मुझे इसमें कुछ शक है। मैं नहीं समझता कि ये पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना है, या नहीं, जो गवर्नेंस होती है वो हुकूमत करती है, और हुकूमत तो गवर्नेंस करने के लिए, अच्छी गवर्नेंस के लिए उन्हें कोऑपरेशन चाहिए होता है अपोजिशन का, और फिर पार्लियामेंट के अंदर के लेजिस्लेशंस आते हैं, कानून बनते हैं। तो ये मुझे ये लगता है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है वो वाकई, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस करते हुए ये बात कही कि मेरे कुछ दोस्तों को बड़ा फ़ायदा होगा, वो शायद ये अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये लेकर आए, और जल्दी में लेकर आए। जैसे आपने बताया कि सैटरडे इवनिंग सर्कुलेट करवाया, कैबिनेट मीटिंग भी नहीं, और बहुत से मिनिस्टर्स को भी नहीं पता कि भाई इसमें है क्या। तो मुझे तो लगता है यही कि अपने कुछ कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना था। अगर ये वाकई असेंबली में ले जाते, बहस होती, और वहाँ पर पता ही चलता है कि भाई ये तो रेस्ट्रिक्टेड है फॉर समबडी, तो ये शायद कामयाब नहीं होते। अब शायद ये 8 महीने के लिए तो इन ऑपरेशन रहेगा, अनलेस कोई रेजोल्यूशन आ जाए। लेकिन ये पार्लियामेंट की जो नेशनल असेंबली को रिक्विजिशन करने के लिए भी मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कुछ ऐसी बात हुई हुई। तो मुझे लगता यही है कि ये असल में इनके जहन में एक बात फिक्स हो गई है कि अपोजिशन जो है वो क्रिमिनल क्लास है, और चूंकि हमने ये कह दिया कि क्रिमिनल क्लास हैं बगैर किसी सबूत के, लेकिन हमने कह दिया, तो इसका मतलब है कि हम इस क्रिमिनल क्लास के साथ बैठकर क्या बात करेंगे, इनकी कोऑपरेशन क्यों लें। इसकी वजह से आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर जब नेशनल असेंबली के अंदर आते भी हैं तो बड़ा अवॉइड करने चाहते हैं, पतली गली से आते हैं। वो अजीब सा लगता है। एक प्राइम मिनिस्टर, और ऐसा भी प्राइम मिनिस्टर जिसने दुनिया देखी हुई हो, वो इतना डरता है पोजीशन से कि वो उसके सामना भी नहीं करना चाहता। तो ये मुझे लगता है कि कुछ डूबियस किस्म का एक्शन है। आपने कहा कि वो अपने कुछ दोस्तों को बचाना चाहते हैं, तो वो दोस्त कौन है? इनके खुद के अपने जो इसमें मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के मेंबर्स हैं, उसमें मोस्टली ऐसे लोग हैं जो नॉन पीटीआई हैं, और उनके नरगे में ये आ गए। मुझ बकौल हमारे मज़हर अब्बास के,
कि कुछ मज़र बात है, किसी ने बहुत वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट ने कहा है कि कुछ 6-7 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पे कब्जा कर लिया है, और वो पीटीआई के लोग भी नहीं हैं। वो खासकर बिग बिजनेस, पाकिस्तान का बिग बिजनेस जो है, जो वो उसने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया है पीटीआई को, और वो इनको डिक्टेट करवा रहे हैं, और वो फंस रहे थे। और मुझे लगता है कि देखिए, बात ये है कि पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है ना, उसकी घुट्टी में करप्शन पड़ा हुआ है। वो टैक्स नहीं देता है, वो चोरी करता है गैस की, बिजली की, पानी की, और अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर तनख्वाह भी नहीं देता है, और पूरी अपनी जो एसेट्स हैं, कोई फैक्ट्री हो, कोई बिजनेस हो, वो अपनी फैमिली में रखता है, वो स्प्रेड नहीं करता अपना रिस्क। इन्हें दुनिया में बिग बिजनेस जो होता है वो एटलीस्ट अपने पास 33% के शेयर रखते हैं, और ताकि वो स्प्रेड हो टैक्स की रिस्क। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना, जो भी स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, खासकर ये जो फैमिलीज़ की, वो टोटल फैमिली के कंट्रोल में है। तो जब आप टोटल फैमिली के कंट्रोल में अपने एंटरप्राइज को रखेंगे, तो आपको हमेशा खौफ रहेगा कि नुकसान ना हो जाए। उसकी वजह से टैक्स भी नहीं देते हैं, यूटिलिटीज़ की चोरी करते हैं। तो ये बेसिकली जो करप्शन पाकिस्तान में है, वो उसकी जो फाउंटेन हेड है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये कोलैबोरेट करता है विद द सिविल सर्विस। FBI है टोटली करप्ट है, FIA है टोटली करप्ट है, ऑल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो करप्ट हैं बेसिकली, और वाइट कॉलर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने की इनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। तो अब वो नैब को इन्होंने कोशिश किया था पिछले 15 महीने कि उसको इस्तेमाल करके अपोजिशन को कॉर्नर कर दें। अब लगता है कि जैसे नवाज शरीफ साहब भी चले गए, शहबाज शरीफ साहब भी बेल पे हैं, उधर जरदारी साहब भी बेल पे हैं, फरियाद दार वो भी बेल पे हैं, और मुफ्ता इस्माइल भी चले गए, और हमारे एहसन इकबाल को पकड़ा है अभी रिसेंटली, वो उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी, वो तो खुद कह रहे हैं कि मैं तो खुद रहना चाहता हूँ। उन्होंने बेल एप्लीकेशन तक नहीं दी, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। तो इन्होंने 15 महीने देख लिया कि भाई विक्टिमाइज करने की कोशिश करके कुछ नहीं हुआ, किसी को जेल नहीं भेज सकते ये। वो 3 जो केसेस इन्होंने कंप्लीट किए हैं हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, उसमें से के खिलाफ, जी हाँ, उसमें से फ्लैगशिप में तो वो एविडेंस के बगैर वो फ्री है। हाँ, अल अजीजिया ड्यूबियस हो गया, मैंने उसकी अरशद मलिक के अरशद मलिक की स्कैंडल वजह से, और फिर एवन फील्ड में खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसको कह मुअत्तल दिया किया कि है। इसमें कोई करप्शन नहीं है। तो ये फेलियर के बाद इन्होंने सोचा कि अब दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि BR भी करप्ट है, FIA भी करप्ट है। तो ये इन्होंने सोचा कि इनकी तो मिली भगत है, स्टेट प्लस गवर्नमेंट मिलकर जो है ना, ये इन्होंने सोचा कि नैब तो ख़त्म हो गया, अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि नैब को तो, और फिर नैब में वो जो उन्होंने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है, उसमें उन्होंने कहा कि हम बिजनेसमैन को इसमें से अलग करते हैं, और सिविल सर्वेंट, और सिविल सर्वेंट तो हर प्रोजेक्ट पे साइन खुद करता है, वो मिनिस्टर साइन नहीं करता है। अगर कोई प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी होता है। हाँ, तो अगर कोई करप्शन हुआ है तो उसका एविडेंस इसकी सिविल सर्वेंट की अप्रूवल से ही होती है। उसमें अगर मिनिस्टर के कहने पे इसने कोई करप्शन की भी है तो उसकी सिग्नेचर पे होगी, मिनिस्टर के सिग्नेचर पे। लेकिन ज़ियाउद्दीन साहब वो ये कह रहे हैं कि इससे सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स दोनों फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि पहले नैब ऑर्डिनेंस के अंदर जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी यानी अख्तियारात के बेजा इस्तेमाल को भी करप्शन शामिल किया जाता था, अब वो करप्शन से बाहर निकल गई है, और वो फैसले जो कि गुड फेथ में किए गए हों तो उसका फ़ायदा जो है वो ब्यूरोक्रेट्स को भी होगा और सियासतदानों को भी होगा। नहीं, गुड फेथ का तो कैसे हिसाब कैसे लगाए उसको, हाउ डू यू मेजर गुड फेथ? मिसाल के तौर पे किसी ने अपनी सिग्नेचर से कोई करप्शन किया है, उसकी खुद की प्रॉपर्टी जो है ना, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जिसको इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है वो उसने तो पैसे कमा लिए, उसका कोई जिक्र नहीं है। इन्हें इसमें उन्होंने ये कहा है कि वो फैसले मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी के जिससे आपको यानी पब्लिक ऑफिस होल्डर को या उनके ख़ानदान को बराह रास्त कोई माली फ़ायदा पहुंचा हो, फिर तो करप्शन है।
लेकिन अगर उनको बराह रास्त कोई फायदा नहीं पहुंचा तो करप्शन नहीं है, तो फिर इसका क्या मतलब? देखें, मिसाल के तौर पे किसी को ओब्लाइज कर दिया, कंट्रैक्टर को इन्होंने मिसाल के किसी तौर पे बिजनेस ग्रुप बिजनेस को, ग्रुप कारपोरेशन को कि ओब्लाइज कर दिया, मतलब कि कोई कंट्रैक्ट दे दिया जिससे, अगर सपोज एक कंट्रैक्ट जिसकी वर्थ जो है ना 500,000 रुपये हो, उन्होंने 100,000 इन्हें डबल कर दिया उसको, उसकी, और अब साइन कर दिया, तो इनको तो कोई कुछ नहीं मिला, लेकिन उस बिजनेसमैन को तो मिल गया ना। मतलब एक तो काम नहीं, लेकिन वो क्विड प्रो को कैसे साबित होगा? वो तो नहीं साबित हो सकता ना, कि अगर उसके कोई और तरीके होंगे ऑर्डिनेंस देने के। में, अगर ऑर्डिनेंस में ये भी आप शामिल कर देते कि न सिर्फ उसका फायदा हुआ हो, बल्कि उसके उसने जिसको इसके जो कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया हो उसको भी फायदा हुआ या नहीं हुआ, ये भी देखना पड़ेगा, दूसरी पार्टी जो है, दूसरी पार्टी को। लेकिन इसमें ऑर्डिनेंस में ये चीज़ नहीं है। लेकिन जिस जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर मामला चलते हैं, उसमें अगर आपने किसी बिजनेस ग्रोह को फायदा पहुंचाया तो कई दफा जो क्विड प्रो को है वो बराह रास्त नहीं आता, वो आपके रिश्तेदारों के जरिए या मुल्क से बाहर खुफिया अकाउंट्स में पैसे जमा हो जाते हैं, कोई ना कोई सूरत होती है जिसको साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, ये मिसाल के तौर पे जो बिजनेसमैन जो है ना, अपनी एक्सपोर्ट जो करता है और इंपोर्ट करता है, अंडर इन्वॉइसिंग, ओवर इन्वॉइसिंग करके मनी लॉन्डर करता है, उसको आप पकड़ नहीं सकते। और वो अगर किसी को ऑब्लाइज करना हो उसको, वो मनी लॉन्ड्रिंग करके अपना पैसे बाहर किसी भी बैंक में उसके नाम पे रख सकता है। तो ये इतलात आ रही थी कि पिछले 500 दिनों से, जब से पीटीआई हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, जो ब्यूरोक्रेट्स जो पकड़े गए, जैसे फवाद हसन फवाद, अहद चीमा वगैरह, तो उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी है उसने फैसला साजी से हाथ खींच लिया था और ये जो कुछ भी करना चाहते हैं वो इनका काम ठप पड़ा था। तो उसको बचाने के लिए एक जो मोटिवेशन थी या जो वजह थी, वो एक वजह ये भी थी। हाँ, नहीं, बात तो आपकी सही है कि इन्हें समझ ये नहीं आ रही है कि करप्शन भी कम हो जाए और अपने दोस्तों को भी नुकसान नहीं पहुँचे और इसका सारा मलबा पड़े अपोजिशन पे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है कि ह्यूमन एक्टिविटी जहाँ भी दुनिया में जहाँ भी है, इवन द मोस्ट सिविलाइज कंट्रीज़ में भी करप्शन होती है। करप्शन से को आप रिड्यूस कर सकते हैं, करप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। और करप्शन को रिड्यूस करने के लिए आपको एक टोटली इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, एक फियरलेस प्रेस चाहिए और एक वेरी स्ट्रांग पार्लियामेंट चाहिए। यानी क्वेश्चन ये तीन जो है अज्जाए तरकीबी जरूरी है। ये दीज आर सोशल कंट्रोल्स कहा जाता है इनको, जिसकी वजह से आप रिड्यूस रखते हैं, करप्शन को कम कर सकते हैं, एलिमिनेट नहीं कर सकते। वो दुनिया में कहीं भी एलिमिनेट या खत्म नहीं हुई। जी हाँ, अभी अमेरिका जैसे मुल्क में या यूके में, यूरोप में करप्शन चल रही है। लेकिन एक और एक भी मसला होता है कि आप पहले वेल्थ क्रिएट करें। वेल्थ जब क्रिएट होगी और उसमें करप्शन का भी हाथ होगा, तो उसके बाद आप करप्शन पे कर्ब्स करें। आपके पास पाकिस्तान में करप्शन यानी वेल्थ ही नहीं है पहले इन द फर्स्ट प्लेस। यानी हम दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से, और इस गरीब और पिछले 500 दिनों में मजीद गरीब हो गए। तो इस आप 5.8% जीडीपी से आप 2.8 पे आ गए। जी हाँ, देखिए ना, मिसाल के तौर पे इस वक्त करप्ट तरीन ममालिक कितने दुनिया में, चाइना, हिंदुस्तान, टर्की, ब्राज़ील, ये चारों ममालिक जो है ना, दे आर ग्रोइंग, इक्तिसादी तौर पर आगे जा रहे हैं। तो वो आप जब मैंने किसी चाइनीज से मैं बात कर रहा था, तो उसने कहा कि तुमने हमारा फार्मूला तो लिया है लेकिन उलट कर दिया। हमने पहले वेल्थ क्रिएट किया, उसके बाद करप्ट लोगों को पकड़ा। तुम लोग पहले करप्ट लोग पकड़ रहे हो, उसके बाद वेल्थ क्रिएट करने की बात कर रहे हो। अच्छा ज़ियाउद्दीन साहब, वैसे भी जो ये नैब का जो कानून है, परवेज़ मुशर्रफ ने जब बनाया था तो वो कोई करप्शन के खात्मे के लिए तो नहीं बनाया था। वो तो बनाया था जोड़ तोड़ के लिए, किंग्स पार्टी बनाने के लिए। और बाद में अभी जो ये जो सरकार है 500 दिनों वाली इमरान खान की, इन्होंने तो हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जो ओरिजिनल जो कानून है, ये भी एक इम्तियाजी कानून नहीं है कि क्योंकि उसमें सिर्फ आप सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ सकते थे या एक वक्त तक बिजनेसमैन्स को भी, लेकिन उसमें अदलिया, जर्नल, सिविल, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी वो उसके दायरा कार से बाहर थी।
देखिए ना, एक तो वो पहले तो नैब को डिसमेंटल करना चाहिए इसको, है ना। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि एफबीआर भी जो है ना उसको भी डिसमेंटल करना चाहिए, क्योंकि ये एफबीआर को डिसमेंटल करेंगे तो फिर वो काम भी कौन बहुत ही चलाएगा? करप्ट ऑर्गेनाइजेशन है। यानी कि आप उसकी जगह कोई और इदारा खड़ा करें। कोई ऐसा अदारा खड़ा करें। और आजकल के ज़माने में जो इतनी ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट हो चुकी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में, कि आपको एक टैक्स कलेक्टर और टैक्स पेयर के साथ यानी पर्सनल टच की कंटैक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। तो दुनिया में आजकल यही हो रहा है कि भी दे आर यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज़ टैक्स कलेक्शन के लिए। एनीवे, जहाँ तक मेरा ये ख्याल है कि ये तो नैब को तो कम्प्लीटली ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसको बनाया ही इसलिए गया था कि टू यूज़ इट एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोएर्शन अगेंस्ट पब्लिक, यानी अगेंस्ट अपोजिशन। और दूसरी बात ये है कि ये हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, इवन पुलिस, आप किसी भी थाने में चले जाएं, वहाँ उस एरिया के जितने भी प्रोमिनेंट लोग हैं उनकी फाइलें होंगी उनके पास। हाँ। तो जिस किस्म की हुकूमत होगी, उस किस्म की हुकूमत को देखते हुए पुलिस जो है ना उस किस्म के फाइलों को यूज़ करती है। अगर कोई ऐसी हुकूमत आई, फॉर एग्जांपल अगर कोई ए पार्टी जीत कर आई और बी पार्टी को उनको वो करना है, रगड़ा देना, तो वो फाइलें होंगी उनके पास। तो वो जो बेसिक यूनिट है हमारा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का, वही करप्ट है। और उसके बाद ऊपर चढ़ते चले जाएं यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज में तो, हाँ, खासकर वाइट कॉलर क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी में कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। उनको पता ही नहीं है कि कैसे वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ा जाए। तो इस किस्म की सिचुएशन में ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है ना वो सिर्फ कोएर्शन के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अदरवाइज करप्शन ख़त्म करने के लिए, करप्शन जो है ना पहले दिन से मुल्क में जो है ना, जैसे कि एलिट कैप्चर, मुल्क को जो है ना एलिट ने कैप्चर कर लिया है, यानी जिसमें आप पुलिस भी है, फौज है, बिग बिजनेस है, सिविल सर्विस है, ये इन्होंने कैप्चर किया हुआ है मुल्क को। और उनकी चुंगल से छुड़ाने के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास है, नैब हो, एफआई हो, एफबीआर हो, काम नहीं कर सकते। तो आज हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है, एक तो इसके मुस्तकबिल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक तो ये अदलिया में चैलेंज हो गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी और साथ ही हाई कोर्ट में भी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी इसको चैलेंज किया है। हमें नहीं मालूम कि जब भी पार्लिमान का इजलास होगा, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सेनेट, तो आइन के आर्टिकल 89 के तहत इसको एक सादा करारदाद जो कसरत राय से मंजूर हो, उसके तहत इसको ख़त्म भी किया जा सकता है। दूसरा नतीजा जिस पर हम पहुँचे वो ये कि इसका मतलब सियासी दर्जा हरारत को नीचे करना नहीं है और ना कोई हिज़्ब इख्तिलाफ को फ़ायदा पहुँचाना है, लेकिन बुनियादी इसका मकसद ब्यूरोक्रेसी जिसने काम छोड़ दिया है उनको राज़ी करना है, और जो बिज़नेस ग्रुप्स थे जो नाराज़ थे नैब की वजह से, उनको खुश करना है। अब ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा वो हमें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन इस पर हम ज़रूर नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो सियासी क्लास है उसको राज़ी करना हरगिज़ नहीं है। आप ये ज़रूर जहन में रखें कि जो जनरल बाजवा की तोसी का जो मामला था, उस पर अक्सर सियासी जमातें इत्तेफाक करती थीं कि हम पार्लिमान के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करेंगे कि हम इसको कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें, उसकी कोई मुखालफत नहीं थी। लेकिन हुकूमत उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी दरख्वास्त पर चली गई है, जिसकी यकीन दहानी तहरीरी तौर पर उन्होंने ख़ुद कराई थी। तो आज के लिए इतना ही। हमने नैब ऑर्डिनेंस के मुस्तक़बिल पर गुफ्तगू की और उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।